एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। देखिए, आप सब लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यानी आप तैयारी कर रहे हैं एचपी टैट के बारे में। एचपी टैट आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हर टॉपिक के क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि वो आपको पूरे के पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो कि एक बहुत बड़ा, मतलब आप बोल सकते हैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास कि आपको एक जगह पे सारा कंटेंट मिल रहा है। बाकी अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ और मॉडिफिकेशन कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपके लिए प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जैसा हमारे लिए पॉसिबल होगा वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए बात करें एचपी टैट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए। बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अभी मैं आपके सामने लेके आई हूँ सेकंड चैप्टर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि अगर किसी को जैसे कि टैट के रिगार्डिंग किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बारे में भी पढ़ना है या सिर्फ नोट्स चाहिए तो भी आप हमसे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी को कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग टैट, कोई गाइडेंस चाहिए कुछ भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अभी हम कंटिन्यू क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो, उसके सारे टॉपिक्स, हर चीज़। जैसे कि मास ऑफ ए प्रोटॉन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटम है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमारे चारों ओर होता है, जो दिखता भी नहीं है, ठीक है। एटम के अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पे होता है न्यूट्रल चार्ज, राइट। अब इनमें मास और चार्ज से क्वेश्चन आता है कि क्या मास है और क्या चार्ज। तो 9.1 10⁻⁻28 ग्राम इसमें मास रहता है। प्रोटॉन का मास रहता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। चार्जेस की बात करें तो दोनों में सेम रहता है, बस फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, राइट। हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज दी हैं। 9 पॉइंट मतलब सबसे पहले ये आ गया हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब ये रहता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी जो ये वैल्यू रहती है ये इलेक्ट्रॉन अपॉन मास की रेशो रहती है। किसकी रहती है? इलेक्ट्रॉन एंड मास की रेशो ये रहती है, जो कि आपको याद करनी है। ये वैल्यूज सॉरी फॉर दैट बट याद ही करनी पड़ेंगी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो सबसे पहले जब भी कोई चीज़ आती है तो एकदम से डिस्कवर नहीं होती। एटॉमिक थ्योरी के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बोला था, पर डाल्टन ने बाद में जब डिस्कवर की चीज़ें तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज की थी। फिर आता है दूसरा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी। फिर अच्छा ये क्वेश्चन हमसे था तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। फिर आते हैं हमारे पास जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रुदरफोर्ड, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी कि सेंटर में कोई एक भारी चीज होती है जो कि रिफ्लेक्शन करती है पार्टिकल की, उसके बेसिस पे इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। बहुत सारी जगह पेपर में आप गूगल पे सर्च करोगे तो प्रोटॉन की खोज पे रुदरफोर्ड भी आता है। देखो उन्होंने सेंटर में बताया था ये चीज होती है,
बट प्रोटॉन स्पेसिफिकली ई गोल्डस्टीन ने बताया था। अब इसकी ट्रिक कैसे याद रखते हैं, ईंट पर, ठीक है, नाच, Na फिर CH, ईंट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पी पे प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने। अब सेंटर में दोनों के बीच में रुदरफोर्ड आते हैं जिन्होंने दोनों के बारे में बताया था। नाच से न्यूट्रॉन एंड CH से आपका आ गया चैडविक। तो ऐसे आपको सारे के सारे साइंटिस्ट के नेम याद रखने। देखो क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाया गया है कि 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं, यानी अगर क्लास में आप 25 क्वेश्चंस कर रहे हो तो इसको 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 क्वेश्चन आपकी क्लास में कवर हो रहे हैं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हम उन कंसेप्ट की डिटेल्स भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ एटम डिफरेंट किस वजह से होती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे आता है आइसोटोप्स, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, राइट। तो ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर सेम है, ऊपर मास नंबर वेरी करता है, तो ये आगे आइसोटोप्स। आइसोबार, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर। होता ना कि आप हो मैं हूँ, किसी ना किसी वजह से हम सेम रहते हैं, तो आगे मास नंबर। फिर आता है टोन, टोन मतलब अंदर, सबसे अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम नंबर ऑफ ए न्यूट्रॉन। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि आइसो डाइफर्स। द स्पेसिस, यहाँ पे आई थिंक क्लियर नहीं है चीज़ें, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। और अगर देखो ये जो नोट्स हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी अगर आप साथ साथ खुद के भी बना रहे हो तो बेटर है, ठीक है। टॉपिक पढ़ो, उसके बाद ये क्लास देख लो, देखना कितना फ़ायदा होने वाला है आपका। तो स्पेसिस हैव सेम आइसोटोपिक नंबर, ठीक है, जिनका आइसोटोपिक नंबर सेम होगा वो आ जाएंगे आइसोटोपिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होता है। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स होते हैं सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम भी सेम है, जैसे कि माना ये है N2, ये है CO, ठीक है। अब देखो 14 वैल्यू रहती है, तो 14 इंटू 2 क्या आ गया, 28, राइट। और ये वैल्यू कार्बन 12, ये है 16, तो ये भी 20, तो हो गया ना इसमें नंबर सेम। तो इसके बेसिस पे हमने इसको बांटा है। अब डिफर किसकी वजह से है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। मास नंबर में भी क्या वेरी होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी, डिफरेंट जो रहता है वो न्यूट्रॉन नंबर रहता है। और किस केस में न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता है, आइसोटोन्स के केस में, आइसोटोन्स के केस में ये सेम रहता है, ये याद रखना। नेक्स्ट की बात करें, आइसोबार, ठीक है। अब आइसोबार है, ये किसके कॉम्बिनेशन में आता है, सो यहाँ पे वैल्यूज कट गई हैं, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे 20, 40, ठीक है, 11, 23 लिख देती हूँ, पर PDF में मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगी, 18, 39 और ये 19, 39। तो क्या सेम होता है, मास को कौन सी वैल्यू सही है, ये ऑप्शन 1, ठीक है। सीधी सी बात पता लगी, अभी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विच ट्रीट द कैंसर। तो कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसके, कोबाल्ट के। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, द स्पीसीज कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहले मैंने ये चीज़ नहीं की थी डिस्कस, तो अब कर रही हूँ, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है। देखो जैसे कि एक के पास है 15 रुपए, एक के पास है 10, एक के पास 5, ये इसको 5 दे देगा तो इसके पास 10 बच के, इसके पास 10, इसके पास इक्वल हो गए सबके पास, राइट। सो अब इसने दिए थे तो इसके पास 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने लिए क्योंकि ऋणी है तो इस पे आ गया -5 चार्ज। तो ये याद रखना है किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है।
समझ गए? अब वैसे ही हमें पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल तो कोर है, वो तो लर्न करना ही पड़ेगा कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है क्या नहीं। और टेलीग्राम पे आपको निमोनिक्स की ट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब निमोनिक्स मिल जाएंगे आपको पीरियोडिक टेबल के। आप वहाँ से 1 बाय 1 उसको लर्न कर सकते हैं। देखो अभी तक आपको याद होनी चाहिए कि क्या आता है। सो राइट, सो यहाँ पे अब बात करें तो सोडियम ग्रुप 1 में है, 1 दे देगा तो स्टेबल बन जाएगा। मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, 12 रहता है तो उसके पास 10 रह जाएंगे। एल्यूमिनियम की एटॉमिक नंबर 13 होता है, ये 3 दे देगा तो हमारे पास 10 बच जाएगा। तो किसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हमारे पास ऑप्शन 1। तो ऐसे कोई भी, जरूरी नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, कोई भी आ सकता है और इसका सीक्वेंस भी वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं इसके साथ फ्लोरीन नेगेटिव कर देती तब भी सही होता, तो ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव कर देती तब भी सही होता। सो आपको पहचानना है कि किस में हम डोनेट करते हैं किस में लेते हैं, तो उसके बेसिस पे प्रॉपर्टी सेम रखनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताएं तो अब सबसे पहले बात करें प्लैंक की। प्लैंक ने एनर्जी का कंसेप्ट दिया था, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल EG/hv। इन्होंने बोलता है जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो इतनी, मतलब कोई भी एक पॉइंट रिलीज होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी ही होगी, इतना अमाउंट वैल्यू रहेगी ही। तो इन्होंने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी थी कि एक बार देखो कभी कोई भी चीज़ इक्वल पाथ में जाती है, एनर्जी पैकेट के रूप में जाती है, तो एक पैकेट में जितनी एनर्जी जाती है वो वैल्यू उन्होंने दी थी। तो एच की वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट की थी 6.10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका सिग्निफिकेंट फिगर करता है। देखो जब भी आपको तैयारी कर रहे हो तो कभी भी ना कोई क्वेश्चन पूछता है तो घबराइए मत। स्कूल टाइम में कहीं पे भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछा हम घबरा जाते हैं क्योंकि डांट पड़ती थी इसलिए। पर ध्यान रखिएगा जब भी हम खुद की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन कर कर के ही तैयारी कीजिए। अच्छा ऐसा है तो क्यों नहीं है, ऐसा है तो क्यों नहीं है, तभी तो चीज़ें समझ आएंगी। अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो कंसेप्ट समझ ही नहीं आएगा कभी। डी ब्रॉगली की बात करें तो डी ब्रॉगली ने बोला है ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पोजेसिव वेव करेक्टर। सभी वेव करेक्टर शो करते हैं। लैम्डा इक्वल टू h/mv, mv मोमेंटम आ गया तो डेल्टा ऊपर अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है तो नीचे p भी लिखा है तो भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये वैल्यू दी होगी, p की वैल्यू दी होगी, हमारे पास h की वैल्यू पता होती है, h लैम्डा अपॉन p से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो अब ये आते हैं दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है। जो एच हर्ट्ज है इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में 1888, बट सबसे पहले डिस्कवर मैक्सवेल ने किया था। फर्स्ट मतलब प्रिडिक्टेड जो किया था। तो हमें पास प्रपोज है, डेमोस्ट्रेशन की तो बात नहीं की है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो माना कि कभी मैक्सवेल का ऑप्शन ना हो, हर्ट्ज हो, तो इन्होंने डेमोस्ट्रेट भी किया था तो हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई हमारा गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ए वेव विच पास थ्रू एंड गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसे बोलते क्या है? देखो वेव होती है ये, ठीक है, इस ऊपर वाले को क्रस्ट का नाम देते हैं, नीचे वाला ट्रफ्ट को, राइट। ऐसे कोई भी चीज़ है हमारे चारों ओर घूमती है। अब वेलोसिटी होती है कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1 सेकेंड में, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होती है कि मतलब वेलोसिटी होती है कितनी स्पीड में उसने क्रॉस किया। फ्रीक्वेंसी होती है 1 मिनट में वो कितना मतलब वेव्स उसमें से क्रॉस हो रही हैं। तो वेव का पूछा है तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एप्टीट्यूड आता है, देखो अब मैं ये वाली वेव बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेम एरिया ले रही हूँ, अब ये ले रही हूँ, क्या फ़र्क है इसमें? हाइट का, ठीक है। सो एप्टीट्यूड आता है हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये क्यों मेजर की जाती है? देखो जितनी ये तीखी हाइट होगी उतनी साउंड भी तीखी होगी। अब सोचो यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्रॉस की और यहाँ पे 3, चौथी भी क्रॉस करेगी, तो ऐसे हुआ ना, एप्टीट्यूड हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये भी समझ सकते हैं। अब वेव नंबर आता है कितनी वेव्स आई, तो इसमें 2 वेव्स आई, इसमें 4 आई,
देखो इसमें वेवलेंथ बड़ी है, इसका डिस्टेंस बड़ा है, पर वेव नंबर कम है ना, तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे आएगा वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, क्योंकि वो से छोटी होगी, ठीक है। और c इक्वल टू लैम्डा इंटू वी, सी की वेलोसिटी ऑफ ए लाइट से हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी याद रखना। अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लाइट, देखो एक चीज़ याद रखिएगा, जब कैलकुलेशन की थी तो हमने प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था कि जब लाइट जो है, एनर्जी जो है, वो एक पैकेट के रूप में रिलीज होती है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो लाइट का है, जो पैकेट के रूप में हर बार रिलीज हो रहा है, उसे हम नाम देते हैं फोटोन का, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा फोटोन। तो ऑप्शन बी, मतलब दोनों में रॉन्ग है तो आप ध्यान में रख लेना, फोटोन आएगा। नेक्स्ट, द सीरीज ऑफ लाइन अपियरिंग ऑफ इन यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाइड्रोजन। याद रखिएगा कौन सी यूवी, देखो हमारे सामने जो भी रेडिएशन होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, और जो हमें विजिबल होती हैं वो विजिबल रेंज है। देखो फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। वेव लेंथ लंबी है, यहाँ पे वेव लेंथ लंबी है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, पर मिनट में कम वेव जाएंगी। तो अब बात करें कि अब हर सीरीज में अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया है कि ये रेज होगी तो ये वाला काम करेगा, ये रेज होगी तो ये वाली चीज़ें होंगी। सो अब हर रेंज पे अलग अलग काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग काम किया। जैसे कि सबसे पहले लेमन आए, बाल्मर आए, पाशन आए, मैकेट आए, सीरीज आए, मिंट आए, तो अलग अलग ने अलग अलग जगह पे काम किया है। तो ये ध्यान में रखना कि किसने किस टाइम कब कैसे क्या काम किया है, वो आपको याद रखना है। लेमन की बात करें, इन्होंने यूवी पे काम करा है। बाल्मर की बात करें, इन्होंने विजिबल पे काम किया है। पाशन, ब्रैकेट एंड ब्रैकेट ही पढ़ती हूँ मैं, ब्रैकेट टाइप का आता है। तो इन तीनों ने किस पे काम किया है, आईआर पे। सो एक क्वेश्चन आता है किसने विजिबल पे किया, किसी ने यूवी पे किया, किसने इंफ्रारेड पे किया। तो कोई भी ऑप्शन, मैं पर्टिकुलर ये नहीं बोलूँ कि इस बार ये आया तो यही आएगा। ये सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे छोटा था, तो इसीलिए हाइड्रोजन के ही बारे में सबसे पहले स्टडी की है। तो हमसे क्या पूछा गया है, यूवी रीजन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, लेमन, ठीक है। किसने वर्क किया है, लेमन ने इस पे वर्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ए ऑर्बिटर, ठीक है, दैट कैन बी आइडेंटिफाई विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। सो इसमें आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, which of the following conclusion could be derived from Rutherford alpha particle scattering experiment। तो रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो था न्यूक्लियस से रिलेटेड, राइट। इन्होंने एक यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, यहाँ पे रेस पास करवाई, यहाँ पे इन्होंने मतलब लेड पीस रखा, फिर यहाँ पे एक एरिया बनाया, ठीक है, फॉइल लगाई, और फिर देखा कि वेव क्या। तो इन्होंने 3 चीज़ें ऑब्जर्व की कि बहुत सारा स्पेस एटम में खाली भी है, और कोई बाहरी चीज़ है जो उसको डायरेक्टली 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर रही है। तीसरी चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की, कोई ऐसी चीज़ है जो सिमिलर सी है, जो कि उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर रही है, नॉट टू मच बट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कर रही है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने कंसेप्ट दिया। तो इसमें पूछा गया है कौन सी चीज़ उन्होंने नहीं बोली। देखो अब देखो कोई चीज़ आती है, रुदरफोर्ड ने सबसे पहले मॉडल दिया था, पहले थॉमसन आए, पर थॉमसन ने कोई चीज़ एक्सप्लेन ही नहीं की प्रॉपर वे से, क्या है क्या नहीं है, किसके अंदर क्या होता है, ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं की, तो उनका तो रह गया। पर रुदरफोर्ड आए, रुदरफोर्ड ने चीज़ें एक्सप्लेन की, पर उन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। फिर आए हमारे बोहर। देखो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, राइट। रेडियस ऑफ ए एटम अबाउट 10 - 15 बहुत कम रहता है। इलेक्ट्रॉन मूव सर्कुलर, फिक्स्ड की बात नहीं की थी, तो इसमें नॉट गुड पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है।
हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हेल्ड होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वांटम नंबर 4 आते हैं, ठीक है। सो हम बात करें तो क्वांटम नंबर 4 आते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे करके 4 क्वांटम नंबर आते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है शेल कितने हैं, और एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है कितने उसमें सब शेल है, कितने में वो डिवाइडेड है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, राइट। फोर्थ बताता है कि उसमें स्पिन्स कितनी हैं। तो याद में रखिएगा, ये पूरे 4 के 4 क्वांटम नंबर पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे कोई एटम रिजम्बल करता है, क्या उसमें स्टेबिलिटी है, क्या उसमें नहीं है, ये चीज़ को एक्सप्लेन करता है। प्रिंसिपल सेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा 1 2 3 से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा, हम फॉर्मूला n-1 लगा सकते हैं। इसमें रोटेशन आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि हम बनाते हैं ना 2p बना दिया तो -0 +1, ऐसे करके ये वैल्यू रहते हैं। डी ऑर्बिटल बनाते हैं 5 खाने, किस बेसिस पे बनाते हैं हम, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे हम रेशियो बनाते हैं। सो ये याद रखना। स्पिन आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो एक पॉजिटिव स्पिन आ गई, एक नेगेटिव आ गई, इसके बेसिस पे बांट दिया। तो हमारे पास यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर पूछा है तो वो L वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल l से इसको डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे। तो जो ऐसी बॉडी जो सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है वो आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जब हम किसी पे कोई लाइट इफेक्ट करते हैं तो वो भी एमिट करेगी, ठीक है। तो वो एमिशन का जो इफेक्ट होता है वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे रात को आप सफ़र करते हो तो आप देखोगे लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन देता है, बताता है कि सड़क कितनी है, ये वो इसलिए लगाया जाता है। थ्रेशोल्ड, ये देखो अब लाइट आप डिम डिम डालोगे वहाँ पे तो कम कम आएगी, ज़्यादा तेज लाइट होगा तो रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आएगी। तो भैया तुम्हें गाली दोगे तो गाली मिलेगी, ये अलग कंसेप्ट आ गया, बट हाँ उसी में जो चीज़ दोगे वही चीज़ मिलेगी। तो इसमें इन्होंने बोला मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है कि वो स्ट्राइक करे तो वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लैंक कांस्टेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव लेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन मूविंग 1.0 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये नहीं आएगा, एंड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो रहेगा वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ बोली है तो लैम्डा इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू हमारे पास हमेशा दी गई होती है, या हमें पता ही है, ठीक है, -34। यूनिट्स भी ध्यान में रखना है। फिर दूसरी रहती है 1.67 10⁻27 इंटू 1 इंटू 10⁻3। याद रखिएगा मैंने पहले लास्ट क्लास में हमने बताया था माइनस वाला यानी ऊपर है, तो ऊपर हम 27 कर देंगे, नीचे हम 34 कर देंगे, ठीक है। इससे हमारा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आ गया, ठीक है, ऐसे करके देखना, ठीक है। ऊपर प्लस वाली वैल्यूज़ को रखेंगे ना हम, तो ऊपर 27 और 34 अभी कट जाएंगे, जितनी वैल्यू बचेगी वो देख लेना। फिर ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 3.97 10⁻10 आएगा, राइट। अप्रॉक्स देखें तो 0.40, याद रखिएगा अप्रॉक्स भी, कई बार ऑप्शन में अप्रॉक्स वाले पॉइंट भी आते हैं तो वो भी ध्यान में रखने हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड, so which of the following we have shortest wavelength, इनमें से किसकी रहती है, तो अल्फा पार्टिकल की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ए बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन। देखो बोहर ने कंसेप्ट दिया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है, 1950 में बोहर स्टेट दैट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, इन्होंने स्टेबिलिटी बताई थी फर्स्ट। इसी के बाद हमारा क्वांटम नंबर आया था मेनली, तो राइट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसी के बाद इनको मॉडिफाई करते करते आगे बहुत सारे लॉज आए, जैसे बोहर का आया, फिर हैजनबर्ग प्रिंसिपल आया, तो अलग अलग ने अलग अलग एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे बोहर ने स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था है। नॉट करेक्ट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, राइट। इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट नियरेस्ट ऑफ न्यूक्लियस हैज अ लोएस्ट, जो सेंटर में होगा वो कम, मतलब ऑर्बिट लोएस्ट एनर्जी होगा, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए डिफरेंट ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस, यस। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल कैन नॉट डिटरमाइन, ये इसमें करेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये सही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पेक्ट्रम रेडिएशन एमिट बाय सब्सटेंस आफ्टर एब्जॉर्बिंग, देखो एक दो टाइप के स्पेक्ट्रा आते हैं, एक आता है एब्जॉर्प्शन, एक आता है एमिशन। एब्जॉर्ब मतलब उसने लिया, अब जो एब्जॉर्ब करता है वो हमेशा स्पेसिफिक कलर का होता है, डार्क लाइन शो करता है, जिसने निकाल दिया एमिट किया तो वो लाइट लाइन शो करता है। तो इसमें एमिशन की बात की गई है, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा एमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटर बिलोंगिंग टू सेम सबशेल does not take place until each orbital belonging to leaflet। ये 3-4 लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन बाय वन करते हैं। अब वह प्रिंसिपल बोलता है लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, जैसे 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, 3d नहीं आएगा, क्योंकि देखो अब माना कभी स्कूल में आप खड़ रहे हो लाइन वाइज, माना एक ही लाइन में बोला कि तीसरी चौथी पांचवी क्लास के स्टूडेंट खड़ जाओ, तो आप क्या करोगे, तो उसमें आप हाइट वाइज करते हैं, सबसे छोटा पहले। तो वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं तो उसमें चेक किया जाता है कि लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, फिर हाईएस्ट एनर्जी की तरफ जाते हैं, ये बोलता है हमारा अव्वा प्रिंसिपल, राइट। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बताता है जो हमारा पूरा क्वांटम नंबर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेल कितने हैं, ये चीज़ हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आता है हंट्स रूल। हंट्स रूल बोलता है जैसे कि आप फिल कर रहे हो, सो सबसे पहले ये बोलता है पहले एक एक फिल होगा, फिर हम अगली फिलिंग करेंगे, इससे हमारी स्टेबिलिटी पता लगेगी। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 है तो 3 पहले फिल कर दी, इसको कुछ भी नहीं है। जैसे 3 दोस्त हैं, टॉफ़ी देनी है, आपके पास 3 ही टॉफ़ी हैं, तो एक को 2 दे दी, एक को 1 दे दी और एक को कुछ भी नहीं मिला, ऐसा थोड़ी ना करेंगे, पहले आप एक एक टॉफ़ी बांटोगे, अगर एक्स्ट्रा बची फिर फिल करने लगोगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं कि हंट्स रूल पर, इसके लिए पहले पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए, पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, ये याद रखना है, ठीक है। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ पेट्रोल लाइन अंडर, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ पेट्रोल आ गया, स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे दो काफ़ी मिस्टेक्स हो गई हैं इस पीडीएफ में, सो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आ गया स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अलग अलग टाइप के इफेक्ट होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमने कर लिया। अब दो यहाँ पे नए इफेक्ट हैं, एक आता है जीमन इफेक्ट और एक आता है आपका शार्क इफेक्ट। तो इसमें पूछा गया है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस है, तो याद रखिएगा स्टार्क इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इम्पैक्ट है, और जीमन मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड है। जब बोहर का कंसेप्ट आया ना, उसके बाद ये कंसेप्ट आया कि ये ड्रॉबैक, तो ये चीज़ें बाद में आई जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ए रेडियल नोड 2p। तो सबसे पहले समझेंगे एंगुलर नोड क्या होते हैं एंड रेडियल नोड क्या होते हैं।
एंगुलर नोड ये है, ठीक है, ब्लू वाला है। रेडियल नोड ये जो पूरा सर्कल, मतलब रेडियल नोड एक फिक्स पाथ होता है, एंगुलर नोड एक इमेजिनरी है। देखो, रेडियल नोड आर द स्फेरिकल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो। पर्टिकुलर है कि यहाँ पे होगा ही नहीं। एंगुलर नोड इज फ्लैट प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, ये क्या है, स्फेरिकल है और ये फ्लैट प्लेन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसमें एटम डिटरमाइन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा डिटरमाइन है, ये एंगुलर क्वांटम नंबर के द्वारा डिटरमाइन है। याद रखिएगा क्या क्या फर्क है। अब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, ठीक है, याद रखिए क्या है, स्फेरिकल रीजन है एक पर्टिकुलर, यहाँ पे बताया गया ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो है और यहाँ पे फ्लैट एरिया है जहाँ पे मतलब जीरो रहती है। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला रहता है n माइनस एल माइनस 1। अब ये क्या है, 3p है, जैसे आपको पता है 3 है आपका n की वैल्यू, p p s p d 0 1 2, ठीक है, सब शेल है ये। तो p की वैल्यू है तो p की वैल्यू 1 है, तो माइनस 1 करके हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट द क्वांटम नंबर, कौन सी करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन सी करेक्ट है। सो एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटर, ठीक है, ये भी सही है। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन, ये तो नहीं बताता। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज, ये भी नहीं बताता। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन रिलेटेड टू चूजन एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और डी करेक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो z इफेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज z, देखो जितने नजदीक जो होगा वो उतना स्ट्रांगली सेंटर वाले के साथ अटैच होगा, दूर दूर तो इसमें एनर्जी सेल बढ़ता रहेगा, मतलब उसमें z इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता रहेगा, ठीक है, जितना जितना दूर होगा उतना शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता रहेगा। तो इसमें बोला है द टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर बट अपोजिट स्पिन, ये स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। z इफेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल सेम एज अ, ये तो कभी भी सेम नहीं है क्योंकि धीरे धीरे आपको एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए 2s ऑर्बिटल सेम एनर्जी, ये भी नहीं है क्योंकि फर्क तो पड़ेगा ना, 2s है फिर 2p है। z effective of electron in 2s orbital is the same as the effective of electron in a 2p orbital, ये भी wrong है। next, in a modern periodic table period indicates the, period क्या शो करते हैं, period शो करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद रखिएगा। next, the phenomena रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट किसने दिया था। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करें हेनरी बैकबर ने, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया और मैडम क्यूरी ने मतलब इन्होंने पार्टिकल्स के बारे में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में खोज की थी और ये तो पता ही है कि इसके दौरान ही उनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये तो थी कंप्लीट क्लास। देखो क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्म किया गया है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आपके कवर हो। सो अगर हमारे कोर्स से रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो भी आपको प्रोवाइडेड होगी। बाकी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं हम बेटर काम करने के लिए। बाकी कोई सजेशन होगी आपकी तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।